हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत ही सुदृढ़ तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी और जारी रखे हुए होंगे। सुदृढ़ बोले तो बहुत ठोस हिंदी हो गया, हालांकि हम हिंदी के अध्यापक नहीं हैं, फिर भी बोलना पड़ता है। अच्छा दोस्तों, अब आज हम चर्चा करने वाले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के चैप्टर में किडनी के बारे में। जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम था, क्योंकि इंट्रोडक्शन हो गया था, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी हमने किडनी के कितनी किडनी होती है, किडनी का साइज क्या होता है, कलर क्या होता है, शेप क्या होता है, उसके विड्थ कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है, सब पूरा डिटेल में, वेट कितना होता है, सब बता चुके हैं हम। हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमने आपको समझाया डीप में। आज हम उससे भी इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाने वाले हैं। हाँ दोस्तों, थोड़ी माजरत चाहूँगा, यानी माफ़ी चाहूँगा, या यूँ कह लें कि आपसे क्षमा का प्रार्थी हूँ, क्योंकि कुछ मेरे पर्सनल रीज़न की वजह से मैं आपको वीडियो बनाने में या आपको लेक्चर देने में थोड़ा असमर्थ था। अब आज हम चर्चा करेंगे और डीप में चर्चा करेंगे, यूँ कह लें कि वर्ड बाय वर्ड या लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जैसा आप देख रहे होंगे कि किडनी का यहाँ स्ट्रक्चर है, जो हम यूँ कह लें कि LS है, लॉन्गिट्यूडाइनल, इसको हम LS लॉन्गिट्यूडाइनल सेक्शन जिसको हम कह लें, यानी कि किडनी को ऐसा पट कर नहीं, कैसे कहते हैं कि एक लंबा ये हमारा लॉन्गिट्यूडाइनल हो गया, ये हमारा ट्रांसवर्स हो गया। कैसा, मैं खड़ा हूँ तो ये लॉन्गिट्यूडाइनल है, अगर मैं लेट जाऊँ तो ट्रांसवर्स हो जाएगा। अब मुझे कोई ऐसा अक्खा से ऐसा चीर दे बीच में से, ऐसे मेरे सर से ऐसे नीचे पैर तक का, तो ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूडाइनल। लेकिन अगर यहाँ से ऐसा कट करा तो ट्रांसवर्स हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडाइनल और ट्रांसवर्स में फर्क समझ पाए। ये खड़ा है, इसको मैं बीच से ऐसा चीरूंगा, अगर बीचों बीच से इसको मैं दो फाड़ कर दूं, यानी कि इसे मैं दो भाग में डिवाइड कर लूँ ऐसा खड़े खड़े, तो ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडाइनल। और अगर मैं इसे ऐसा ऐसा स्लाइस काटूं तो क्या होगा, ट्रांसवर्स। तो जिसे अनुदैर्ध्य और क्षैतिज हिंदी में कहते हैं, क्योंकि हम भी हिंदी में पढ़े हैं, जाने नहीं देंगे तुमको, अंग्रेजी में भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ाएंगे दोस्तों, जैसा आपको अच्छा लगे, एज यू लाइक, एज यू कंफर्टेबल इन दोज लैंग्वेज। आई एम comfortable to teach you any of the language, but now I am try to explain my every lecture in a very simple way, which is very simple, यूँ कह ले कि देहाती भाषा में हम समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ये हमारा किडनी है, ये देखिए आप, अगर एनसीईआरटी आप खोलेंगे जरूर, जब हमारा लेक्चर आप देखें तो जरूर एनसीईआरटी को हाथ में लेकर बैठें और एक पेन और एक नोटबुक जरूर लें, क्योंकि ये कथा और प्रवचन नहीं है दोस्तों। देखिए ये एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है, यहाँ एनसीईआरटी दिया, हम यहाँ तक पढ़ा चुके थे, फिर भी हम चाह रहे हैं कि आपको और डिटेल में समझा दें। देखिए एनसीईआरटी को हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम पढ़ चुके थे। अब देखते हैं कि देखिए ये एनसीईआरटी को पहले मैं यहाँ थोड़ा सा हल्का सा समझा दूँ, उसके बाद हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे दोस्तों। ये हमारा एक किडनी का स्ट्रक्चर है। एक किडनी में देखिए ये जो यूँ कह लें कि ये ट्रायंगल शेप का है, यानी तीन कोण का है ना, ये त्रिकोणीय है, इसको हम पिरामिड भी कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड ये नाम इसका है। क्या है, मेडुलरी पिरामिड। पिरामिड क्यों है, आपने इजिप्ट देखा होगा, यानी मिस्र में पिरामिड इस तरीके से पिरामिड बना हुआ होता है, जो दुनिया का 8वां अजूबा है, तो ये पिरामिड के आकार का है। अगर उस पर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो गांव में आपने, गांव में क्या शहर में भी देखा होगा, अगर ज़्यादा मॉडर्न है तो पॉपकॉर्न समझ लें, कम मॉडर्न है तो आप जो है मकई समझ लें, और उससे भी कम मॉडर्न है, गांव देहात में एकदम नहीं कुछ समझ रहे हैं तब मक्का या भुट्टा समझ लें, उससे भी ज़्यादा नहीं है तो जोनहरी है। जोनहरी के दाने की तरीके से ये स्ट्रक्चर है, यानी मक्के के दाने की तरीके का इसका स्ट्रक्चर है, संरचना है। और सेम उसी के जैसा ही देखिए स्लाइस जो बढ़ा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, कैलिसेस कहते हैं। इसको मैं यहाँ इंडिकेट करना भूल गया दोस्तों, ये कैलिसेस होता है, जो आगे की तरफ बढ़ा हुआ नोक की तरह दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, कैलिस। और ये सिंगल फॉर्म में रहेगा तो कैलिस, और नहीं तो कैलिसेस हो जाएगा। ये देखिए ये थोड़ा सा देखिए बढ़ा हुआ है, जैसे आप मक्के के दाने को उसके डंठल से निकालेंगे तो देखिए आगे की तरफ थोड़ा थोड़ा ऐसे सफेद टाइप का रहता है, उसी तरीके से इसमें भी स्ट्रक्चर है और ठीक उसी के तरीके से इसका आकार बना हुआ है। तो ये हमारा हो गया किडनी। अब ये देखिए जो ये निकला हुआ क्षेत्र है, ये हमारा यूरेटर है। अब यूरेटर क्या है, हमारे बॉडी में 2 किडनी होती है, और कहाँ होती है, बैक साइड में। कहाँ,
लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, लास्ट जो है यूँ कह लें कि T12 से लेकर L5 के बीच में होता है। अब T12 क्या है, यानी हमारा जो रिब केज है उसके अंतिम वाले हड्डी से लेकर और L3 के बीच में, कहाँ, L3 के बीच में, यानी कि ये जो हमारा वर्टिब्रा है यानी रीढ़ की हड्डी है, यहाँ तक के। किडनी का आकार कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। तो वहां से 2 किडनी होती है और किडनी के बीच से यूरेटर निकला होता है, जो हमारे यूरिन को, यूं कह लें पेशाब को, या यूं कह लें मूत्र को, ये हमारे यूरिन को कहाँ ले जाता है, यूरिनरी ब्लेडर में ले जाता है। कहाँ, यूरिनरी ब्लेडर में। तो ये रहा यूरेटर, ये पेल्विस रीजन है, रीनल पेल्विस कहते हैं। रीनल जब वर्ड आएगा, रीनल तो किडनी से रिलेटेड रहेगा। जैसे कार्डियक आता है, कार्डियक मसल, कार्डियक वेन, कार्डियक आर्टरी, तो हृदय के बारे में आ रहा है। हिपैटिक आ गया तो लीवर से आ गया। इसी तरीके से ये रीनल जब आएगा तब आपके किडनी से रिलेटेड रहेगा। तो रीनल पेल्विस, ये पेल्विस रीजन है। इसी तरीके से ये यूरेटर है जो पेशाब को यूरिनरी ब्लेडर में ले जाता है, यानी यूरिन को यूरिनरी ब्लेडर में इकट्ठा करने के लिए ले जाता है। ये हमारा रीनल वेन है, यानी किडनी वाला वेन है। और वेन आर्टरी हमने पहले ही आपको समझा दिया है। और ये रीनल आर्टरी है। तो देखिए इसमें से यही एक रीजन जो है, इसको हम यूं कह ले हाइलम कहते हैं। अगर आप प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो प्लांट अगर वगैरह पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे चने के उस पे जो छोटा सा छिद्र रहता है उसे भी हाइलम का नाम दिया गया है। तो हाइलम मतलब एक छेद है जिससे ये चीजें किडनी में इंटर कर रही हैं। क्या, रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर जो है। अब ये हमारा देखिए ये आउटर एरिया, ये जो आउटर एरिया है लाइट कलर का होता है, हल्का भूरे कलर का आया, रेडिश यूं कह लें। ये आउटर एरिया जो होता है ये कॉर्टेक्स होता है। ये देखिए ये कॉर्टेक्स हमने लिखा है, हालांकि इसका पूरा नाम कह लें रीनल कॉर्टेक्स, यानी किडनी का कॉर्टेक्स है। क्योंकि कॉर्टेक्स तो प्लांट में भी होते हैं, प्लांट के क्या कहते हैं, स्टेम में भी होता है और रूट में भी होता है। उसमें कॉर्टेक्स, जाइलम, फ्लोएम सब पाए जाते हैं। तो ये रीनल कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स है। और ये जो चीजें स्लाइस आपको दिख रही है, ये जो चीजें आपको दिखा रहे हैं ट्रायंगल, ये जहां जिस रीजन में पाया जाता है, या यूं कह लें इसी को हम मेडुला कहते हैं। तो ये 2 पार्ट है। ये वाला जो एरिया है यहाँ से, जो यहाँ वाली एरिया है, यूं कह लें कि इतनी क्षेत्र, ये क्षेत्र यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्र जो है, ये यहाँ तक का क्षेत्र जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो क्षेत्र है, ये यहाँ तक का क्षेत्र जो है, इसको हम क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स। क्या, कॉर्टेक्स। और यही मसल देखिए यहाँ तक आके फैला हुआ है। 2 मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो स्थान है, यही कॉर्टेक्स जो है फैल के या एक्सटेंड करके ये यहाँ तक घुसा हुआ है। देखिए 2 पिरामिड के बीच में ये कॉर्टेक्स यहाँ घुसा हुआ है, जिसको हम रीनल कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, रीनल कॉलम। देखो यहाँ लिखा हुआ है रीनल कॉलम, या इसी को हम कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम ऑफ बर्टिनी या रीनल कॉलम कहते हैं। और दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड। इसको हम मेडुला कह लेंगे और ये वाले क्षेत्र को हम कॉर्टेक्स कह लेंगे। इसका काम क्या है, फंक्शन क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एरिया। तो इसका काम क्या है, ये जो मेडुला का ये जो किडनी का कॉर्टेक्स है, ये ब्लड को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। अब इसका क्या मतलब समझे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि ब्लड में जो वाटर रहता है या जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहता है या जो मिनरल रहता है वो फिल्टर करके किडनी में आता है। कहाँ पर, जब ब्लड में प्रेशर बढ़ेगा, किसमें, ब्लड कैपिलरीज में, तो वो फिल्टर होकर किडनी क्षेत्र में आ जाएगा, कॉर्टेक्स में आ जाएगा। अब ये कॉर्टेक्स उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। क्यों ये कॉर्टेक्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, क्योंकि उसकी मात्रा ब्लड में बहुत ज्यादा है। और आपने सुना होगा कि किडनी जैसे हार्ट आपके ब्लड को पंप करता है, फिल्टर करता है, उसी तरीके से किडनी का अहम रोल। हार्ट ब्लड को फिल्टर नहीं करता, हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करता है और ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सिर्फ रेगुलेट करता है। उसको ऑक्सीजन देना और
इस ऑक्सीजन देना या ऑक्सीजन वहां से रिलीज आउट ब्लड से करने का काम लंग्स करता है। हार्ट का काम क्या है? हर चीजों का काम डिवाइड है। हार्ट का काम ब्लड को पंप करना है, सिर्फ पंपिंग है वो। समझ लो गांव में जैसे पंपिंग मशीन होती थी, या और कहीं शहरों में जो है मोटर पानी को खींचता है और बिल्डिंग में ऊपर पहुंचाता है। तो हार्ट का काम एक मोटर की तरह है, वो ब्लड को पंप करता है। लेकिन किडनी ब्लड को फिल्टर करता है, या यूं कह ले जो हम पानी पीते हैं उसको भी फिल्टर करता है। उसके अंदर से जो मिनरल्स रहते हैं वो हमारे बॉडी को जो इसेंशियल रहते हैं वो रीअब्जॉर्ब कर लेता है, और जो हार्मफुल होते हैं या जिनकी मात्रा अधिक होती है उन्हें एक्सक्रीट आउट कर देता है। या जितना हमारे बॉडी को पानी की जरूरत है उतना हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारे बॉडी को डिहाइड्रेशन ना हो उतना हम पानी रख लेते हैं, और बाकी यूरिन के थ्रू, यूरेटर के थ्रू बाहर रिलीज आउट कर देते हैं। तो कार्टेक्स का क्या काम है आप समझ गए होंगे। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड करता है। क्या? ब्लड को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। मेडुला का क्या काम? अच्छा, ये कार्टेक्स रीजन में ग्लोमेरुलाई पाए जाते हैं, जिसे ग्लोमेरुलस हम कहते हैं ना, बोमान कैप्सूल। यूं देख लें, ये जो हमारा अफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टरी, जिसे हम ग्लोमेरुलाई कहेंगे, अभी मैं इसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, चिंता ना करें। और रटने की तो कतई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे आपको समझाऊंगा जैसे आप समझ लें कि कोई किसी को रास्ता बता रहा है और वो यूं पकड़ते चले जा रहा है। तो ये आपका अफरेंट आर्टरी, ये इफरेंट आर्टरी। हमने क्यों इसे रेड में बनाया? ताकि आपको स्पष्ट रहे। जो ये आगे चलकर वासा रेक्टा में कन्वर्ट होता है, यू शेप्ड का होता है। और ये हमारा जो ब्लू कलर का है ये हेनले लूप है। ये देखिए डीसीटी, पीसीटी, पीसीटी, डीसीटी, और ये फिर कलेक्टिंग डक्ट है। ये देखिए बोमान कैप्सूल है। ये सारे चीजों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ जब बात छिड़ी है कार्टेक्स में, तो ये जो रीजन है ये ग्लोमेरुलाई और बोमान कैप्सूल, ये दोनों जो है इनको हम दोनों को मिलाकर मैल्पिगियन बॉडी कहते हैं। ग्लोमेरुलाई को ये जो उलझा हुआ जो ब्लड कैपिलरी है ना, ये देखिए बारीक बारीक बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं। और ये जो कप शेप का आकार का है, प्याली के आकार का जो दिखाई दे रहा है, चांद के आकार का आप यूं कह लें अभी यहाँ पर अगर ना समझ पाए तो। लेकिन यहाँ एनसीईआरटी में कप शेप्ड स्ट्रक्चर इसका नाम दिया गया है ये बोमान कैप्सूल को। तो ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके कार्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं। इनका फंक्शन ही ब्लड को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना होता है। और आपके जो है ब्लड में से जितने हार्मफुल चीजें होती हैं, जितने एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, वो हमारे किडनी क्षेत्र में आती हैं। ये कहाँ जाती हैं? ये किडनी से होते हुए पेल्विस रीजन में जाती हैं, और पेल्विस रीजन से होते हुए यूरेटर के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। अच्छा, जब आप बता रहे हैं सर या भैया, जब आप बता रहे हैं कि कार्टेक्स का इतना काम है, तो फिर मेडुला का क्या काम है? और मेडुला है कहाँ? तो ये वाला जो दिख रहा है, ये देखिए, ये जो मक्के के आकार का या यूं कह ले कि ट्रायंगुलर शेप का जो है, ये जिसे हम मेडुलरी पिरामिड कहते हैं, ये जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं इन्हें हम मेडुला कहते हैं। यानी ये कार्टेक्स वाले क्षेत्र को छोड़कर बाकी बचा ये क्षेत्र जो है ये मेडुला है। और इसका फंक्शन क्या है? रीएब्जॉर्प्शन करना। रीएब्जॉर्प्शन नाम में ही छुपा हुआ है सारी चीजें। री माने दोबारा, एब्जॉर्प्शन मतलब उसको एब्जॉर्ब करना, शोषण करना, शोषित करना, सोख लेना। आपने सुना होगा ना हिंदी मीडियम से जो बच्चे पढ़ते हैं कि उसको शोषित कर लिया, शोषण कर लिया। या यूं कह ले आम बोलचाल की भाषा में जब किसी का झगड़ा होता है तो ये कहते हैं कि इसका शोषण कर रहा है ये, यानी कि उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, उसकी चीजों को अपना घर कर ले रहा है। इसी तरीके से ये रीएब्जॉर्प्शन करता है। मेडुला रीजन जो होता है वो हमारे जो हमारे अंदर क्या कहते हैं, हमारे बॉडी में अधिक मात्रा में से जो हमारे ब्लड से जो अधिक इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये सारी चीजें जो हमारे ब्लड से रिलीज आउट होकर किडनी क्षेत्र में आ गई कार्टेक्स में, तो उन चीजों को अधिक मात्रा में अगर एक्सेस लॉस हो जाएगा तो हमें वीकनेस आ जाएगी, हमें और भी चीजें नुकसान हो सकती हैं। तो उन चीजों को फिर ब्लड में लाने के लिए रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। कौन करवाता है? ये हमारा मेडुला क्षेत्र, मेडुला रीजन। इसमें क्या पाए जाते हैं? पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। पीसीटी, डीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और यूं कह लें कि कलेक्टिंग डक्ट।
ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती है? मेडुला रीजन में। अब ये जो है हमारे जो अधिक मात्रा में हम अगर पानी पी लिए, अब हम जब ज्यादा मात्रा में पानी है तो उसको तो हम एक्सक्रीट आउट करेंगे यूरिन के फॉर्म में, लेकिन उसमें ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स ना चले जाएं, ग्लूकोज ना चला जाए, अमाइनो एसिड ना चली जाए, या यूं कह लें कि सोडियम ना चले जाए, पोटेशियम ना चले जाए, क्लोरीन ना चला जाए, तो अधिक मात्रा में ना जाने के लिए, या एक्सेस लॉस ऑफ वाटर ना हो, यानी अधिक मात्रा में, अब कहीं ऐसे क्षेत्र में है जहां पानी की कमी है, या ऐसा है कि हमें दिन भर पानी आज नहीं पीना है, तो हमारे ब्लड को, हमारे जो यूरिन को कंसंट्रेट करता है, या यूं ही कह लें कि अक्सर हम ज्यादा ही पानी पी रहे हैं, तभी भी क्या हम हर बार जल्दी जल्दी में पेशाब करने जाते हैं? हर आधा एक घंटे में हमें क्या यूरिनेट करना पड़ता है, जिसको हम पीपिंग इंग्लिश में कहते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेडुला रीजन हमारे जो यूरिन है उसको कई बार, उस चीज को कई बार, यानी फिल्ट्रेट उसको हम कहते हैं, वर्ड फिल्ट्रेट आता है, लेकिन आप समझे इसलिए मैं यूरिन या पेशाब का वर्ड यूज कर रहा हूं, तो उसे कई बार फिल्टर करते हैं, उसके बाद जो फिल्ट्रेट बचता है वो यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है। तो ये मेडुला रीजन ही हमारे जो फिल्ट्रेट होते हैं उसको रीअब्जॉर्ब करता है, यानी कि अधिक मात्रा में कितनी बार 180 लीटर हम जो है फिल्ट्रेट आउट करते हैं, लेकिन क्या 180 लीटर हम यूरिन करते हैं? नहीं। एक आदमी 24 घंटे में यूं कह लें कि 1.8 लीटर ही यूरिनेट करता है, यानी पेशाब करता है। तो कितना मात्रा में क्या कहते हैं वो अपने यूरिन को रीअब्जॉर्ब किया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, ये किडनी में जो है हमारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जिसे फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है। जो हमारा नेफ्रॉन होता है, इनकी मात्रा कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है? एक किडनी में 1 मिलियन होती है। 1 मिलियन बोले तो 10 लाख की संख्या होती है। और ये नेफ्रॉन क्या है? यही नेफ्रॉन है, यही नेफ्रॉन है जिसमें अफरेंट आर्टरी है, इफरेंट आर्टरी है, बोमान कैप्सूल है, डीसीटी है, पीसीटी है, हेनले लूप है, वासा रेक्टा है, और यूं कहने कलेक्टिंग डक्ट है। ये इतना चीजें एक नेफ्रॉन में पाई जाती है। नेफ्रॉन कितना? एक किडनी में 10 लाख की संख्या में होती है। ऊपर वाले की करिश्मा देख रहे हैं कितना सुदृढ़ तरीके से। कौन मैकेनिकल इंजीनियर, कौन केमिकल इंजीनियर, कोई इंजीनियर, यूं कहले सिविल इंजीनियर ऐसा बना सकता है? ये ऊपर वाले की महिमा देखिए कितने सुदृढ़ तरीके से, और हर चीज अपना प्रॉपर काम कर रही है, सिवाय हम जैसे टीचरों, आप जैसे स्टूडेंट के, कि जो अपनी तैयारी प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। ये 1 दिन 2 दिन काम करना बंद कर दें, आपको भी चेहरे पर पीलापन आ जाएगा, और यूं कह लें कि आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अपनी तरह काम करती हैं। तो हमें भी चाहिए कि अपनी तैयारी, हमें अपने विकास के लिए, अपने सक्सेस के लिए हमें भी निरंतर प्रयत्न करना है, और अपने परीक्षा को बीट करना है। आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप अपने बॉडी से ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या आपका हार्ट किसी दिन छुट्टी करता है? क्या आपकी किडनी किसी दिन छुट्टी करती है? क्या आपकी आंखें किसी दिन ऐसा होता है कि पूरे संडे आज है भैया, आज नहीं देखना कोई चीज? ऐसा नहीं होता है ना। क्या आपके कान किसी दिन छुट्टी कहते कि भाई आज संडे है, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा, जाने दो? कुछ ऐसा नहीं होता है ना। क्या आपके मुंह ऐसा कहते हैं, या जबान कहती है कि आज मैं नहीं बोलूंगा दिन भर? तो हर चीजें अपना काम प्रॉपर वे में कर रही हैं। तो आप स्टूडेंट को भी ये चीज कंपलसरी समझना है कि हमें भी अपना काम प्रॉपर वे में करना है। वो कोई दिन नहीं हो, चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, कुछ नहीं लेना देना। आपको आपका टारगेट, लक्ष्य दिखना चाहिए, इसी किडनी की भाग। तो अच्छा, हाँ, बात दूसरी तरफ चली गई। ये देखिए, ये हमारा नेफ्रॉन है। एक नेफ्रॉन में 2 पार्ट पाए जाते हैं, जिसे हम ग्लोमेरुलाई कहते हैं या ग्लोमेरुलस कहते हैं, और दूसरा हम रीनल क्या कहते हैं? इसको हम रीनल, ये बोमान कैप्सूल है और ये ग्लोमेरुलाई है। बोमान कैप्सूल और ग्लोमेरुलाई ये ब्लड के जो गुच्छे हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरी इसको कहा जाता है। ये ब्लड कैपिलरी के गुच्छे को टफ्ट ऑफ कैपिलरी वर्ड यूज किया गया, और ये बोमान कैप्सूल, दोनों को मिलाकर मेलपिगियन बॉडी बनती है। तो ये 10 लाख की संख्या में हमारी किडनी में पाई जाती हैं। होप यू understand all these topics which is explained by me. If you any query, please don't hesitate
you can ask me anytime, any type of the question. If any type of the question arise in your mind, you can ask me. Don't hesitate. I am a responsible to answer you any type of the question, any type of the query. Don't hesitate, because I am here to solve every complex topic in a simple way. Not only myself, for you. I am a teacher. I don't have any type of the study material to require for me. It is only for your preparation. So I am doing these type of the activity for all those type of the student which is not capable to doing their study in a proper way by paying a huge amount of the rupees. So I am here. दोस्तों ज़्यादा इंग्लिश ना बोलें, उससे ही बेहतर है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके लिए, मैं तो अपना काम कर चुका, मुझे पढ़ाना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप अपनी चीज़ें देखें और ये सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे. इफ़ यू लाइक टू माई टीचिंग स्टाइल, you can subscribe my channel, you can share my videos to other student who is preparing for the NEET examination, CBSE board examinations and other examinations which is related to the biology subject. It will help me and it will those student also. तो दोस्तों आइए एनसीईआरटी की तरफ हम देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे. एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों. तो दोस्तों ये था एनसीईआरटी में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था. मेडुला इज डिवाइडेड इनटू टू फ्यू कॉनिकल मासेस, मेडुलरी पिरामिड प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस. प्रोजेक्टिंग इनटू द मेडुलरी पिरामिड, ये कैलिसेस हो जाता है. प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस जिसे कैलिक्स कहते हैं. द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द, वही बोल रहा है, ये देखो कॉर्टेक्स है, बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड है. मेडुलरी पिरामिड इज अ रीनल कॉलम कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टिनी. ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन. जो हमने पहले बताया कि प्रत्येक किडनी के पास 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, वही यहाँ किडनी कह रहा है. कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है. देखिए ये कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना जटिल है, इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. यही है नेफ्रॉन दोस्तों. उसके बाद है ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल्स. ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस है, ये जो लाल कलर का दिखाई दे रहा है जिसे टफ्ट ऑफ कैपिलरी कहते हैं, ये ग्लोमेरुलस है. और दूसरा बोमान कैप्सूल है, ये जो ब्लू कलर का चांद की तरह दिखाई दे रहा है जिसे हम कप कहते हैं, कप शेप्ड स्ट्रक्चर कहते हैं. तो 2 स्ट्रक्चर हैं एक नेफ्रॉन के. यूं कह लें कि हम यही डिवाइड कर दें ताकि आपको समझने में आसानी रहे. हम यूं कह लें कि ये नेफ्रॉन है, इसके 2 पार्ट हैं. ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस और ये हमारा बोमान कैप्सूल. बोमान कैप्सूल है. तो ग्लोमेरुलस हमारा बोमान कैप्सूल जिसे हम रीनल ट्यूब्यूल भी कह सकते हैं, या यूं कह लें इसको रीनल ट्यूब्यूल्स. ये दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा. तो आप ऐसा है इसको स्क्रीनशॉट ले लें अगर ऐसा है कुछ तो, और फिर मैं इसको मिटाकर फिर हम एनसीईआरटी की तरफ आते हैं दोस्तों. जो भी चीज आपको नहीं समझ में आए प्लीज आप हेसिटेट ना हो, मतलब संकोच ना करें और जरूर पूछें. किडनी, फिर मैं किडनी की तरफ आता हूँ और एनसीईआरटी की तरफ आता हूँ. ये देखिए आपका एनसीईआरटी होली बुक है और इसमें क्या कहना चाहता है. टफ्ट ऑफ हाँ देखिए, रीनल ट्यूब्यूल्स ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी फॉर्म्ड बाय द अफरेंट आर्टरियोल्स. ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट माने गुच्छा होता है, तो एक कैपिलरी का गुच्छा है जो आर्टरियोल से बना होता है. फाइन ब्रांच ऑफ द रीनल आर्टरी. ये देखिए ये रीनल आर्टरी है ना, इसी की पतली ब्रांच है, फाइन ब्रांच है. जो ये आ रही है ना अफरेंट आर्टरियोल्स, ये रीनल आर्टरी का ही हिस्सा है. फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, यानी रीनल आर्टरी का पतला सा एक
शाखा है, ब्रांच है, जो अफरेंट आर्टरी है वो जो बाद में ग्लोमेरुलस बना रही है। समझ में आया? ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन इफरेंट आर्टरियोल्स। अब ये ग्लोमेरुलस से जो ब्लड ले जाया जा रहा है, पहले यहाँ से अफरेंट से आया ब्लड, कहाँ से? रीनल आर्टरी से। अब ये ब्लड इफरेंट आर्टरी से कहाँ ले जाया जाएगा? इफरेंट आर्टरी द्वारा ये ब्लड ले जाया जाएगा, वही कह रहा है यहाँ पर। द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमान कैप्सूल। अब देखिए डबल वाल्ड, देखिए डबल वाल्ड है, एक वाल दो वाल की तरह कप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम बोमान कैप्सूल कहते हैं। यूं मैं इसको लिख दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अफरेंट आर्टरियोल्स जे का मिस्टेक हो गया यार, यानी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ये है मास्टर बनगो, जे का जब गलती हो जाता है। अफरेंट आर्टरियोल और ये इफरेंट है। अफरेंट मतलब आ रहा है, देखिए ए बना है ना, ए माने आना और ई माने जाना। इस तरीके से आप अपना कुछ लगा लेंगे तो नहीं भूलेंगे। इफरेंट आर्टरियोल्स, ये अफरेंट मतलब ब्लड आ रहा है रीनल आर्टरी से, और इफरेंट यानी जा रहा है, ये हमारा क्या हो गया? ग्लोमेरुलस। क्या हो गया? ग्लोमेरुलस। ये हमारा ग्लोमेरुलस, ये वाला हिस्सा क्या हो गया? ग्लोमेरुलस। और ये हमारा हो गया बोमान कैप्सूल। क्या? बोमान कैप्सूल। बोमान कैप्सूल हो गया ये बोमान कैप्सूल। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? रीनल ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं? रीनल ट्यूब्यूल्स। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही है? ये हिस्सा जो इतना बड़ा बनाया हुआ है, बहुत छोटा, बहुत बारीक होता है। यूँ कह लें कि आप नग्न आंखों से तो इसको देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप की तरह ही इसको देख सकते हैं। ये किसमें पाया जाता है? इसी किडनी में पाया जाता है। कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो ये भी दो तरीके का होता है। हेनले लूप किसी में बहुत ज्यादा होता है, डीपली एक्सटेंड तक होता है, और किसी में हेनले लूप कम एक्सटेंड होता है। उसके भी बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा अभी बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे दोस्तों। फिर देखते हैं एनसीईआरटी की तरफ। द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद अ डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमान कैप्सूल व्हिच इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस। जिसमें ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें ग्लोमेरुलस इनक्लोजेस है, अंदर की तरफ ऐसा बैठा लिया है ये। तो यही ये कह रहा है एनसीईआरटी, यानी ग्लोमेरुलस को बोमान कैप्सूल अपने में इसे समाहित कर लिया है, वही कह रहा है यहाँ। Which encloses the glomerulus along with the Bowman capsule is called the Malpighian body or the renal corpuscles। इसको इन दोनों को, ग्लोमेरुलस और बोमान कैप्सूल दोनों को मिलाएंगे तो मेल्पिगियन बॉडी बनेगा। या क्या कहेंगे इसको? मेल्पिगियन बॉडी या क्या कहेंगे दोस्तों? मेल्पिगियन बॉडी या मेल्पिगियन बॉडी, या आप कमेंट करके जरूर बताएं। मेल्पिगियन बॉडी या ग्लोमेरुलस कार्पसल्स कहते हैं। द ट्यूब्यूल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म अ हाई कॉइल्ड नेटवर्क। अब यही ट्यूब्यूल फर्दर फॉर्म हाई कॉइल्ड नेटवर्क। हाई कॉइल्ड मतलब अधिक घुमावदार नेटवर्क बना रहा है। यही ट्यूब्यूल्स आगे जाकर बहुत घुमावदार नेटवर्क, देखिए कितना मोड़ आया है। ये जो आप देखते हैं ना सड़कों पर लिखा रहता है कि आगे तीव्र मोड़ है, धीमे गति से चलिए, उससे भी ज्यादा मोड़ है ये। यानी जिंदगी में उतने मोड़ नहीं आते जितना किडनी में है। हाँ, इतना घुमावदार मोड़ आ गया है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला हिसाब किताब यहाँ दिख रहा था। ये हाई क्वाइल्ड इसको कहते हैं, अधिक घुमावदार है। क्या? यही किडनी का जो इसको क्या कहते हैं? ये ट्यूब्यूल्स जो है, इसी को यहाँ कह रहा है हाईली क्वाइल्ड है। हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क, जिसे हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, पीसीटी।
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यही यूरिन को रीएब्जॉर्ब करने में मदद करती है, मिनरल्स को रीएब्जॉर्ब करने में मदद करती है। समझ में आया दोस्तों? अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ये सारी चीजों को, तो ये पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसको कहते हैं दोस्तों। अब फिर आइए एनसीईआरटी के आगे की तरफ देखते हैं। ए हेयर पिन शेप्ड हेनले लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल which has a descending and ascending limb. हेयर पिन शेप, देखिए ये हेयर पिन मतलब बालों में लगाने वाला जो पिन रहता नहीं है, महिलाएं लगाती है, ऐसे चुट से दबा दी खुल गया, चुट से दबा दी बंद हो गया, या यूं कह ले कि चुटपुटी टाइप का रहता है। तो ये हेयर पिन की तरह नहीं दिख रहा है आपको कुछ ऐसा? तो हेयर पिन की तरह, यानी बाल में लगाने वाली पिन की तरह ही इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पतला है और यहाँ चौड़ा आ गया है। इसमें हेनले लूप है, इसी को हेनले लूप कहते हैं। क्या? हेनले लूप, ये वाला ये हेनले लूप है, हेनले लूप। अब इसी को पीसी, इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों है। ये डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग असेंडिंग दोनों लिम्ब है। देखिए यहाँ हम लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। डिसेंडिंग लिम्ब, ये देखिए डिसेंडिंग क्यों, इस तरीके से रन हो रहा है स्ट्रक्चर, यहाँ जा रहा है, तो ये नीचे की तरफ तो है। हेनले लूप यहाँ से ऐसे आया है, यहाँ से या फ्रंट आर्टरी, और फिर ये फ्रंट हो गया, ये बोमान कैप्सूल, यहाँ से देखिए पीसीटी हुआ, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको हम कहते हैं। ये देखिए ये पीसीटी है हमारा, पीसीटी, और ये हमारा डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये, और ये हमारा पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। अब इस तरीके से रन हुआ, फिर यहाँ से ऐसे यहाँ जाएगा, फिर यहाँ इस तरीके से जाएगा ये लूप। तो इसी, अब इसको हम क्या कहेंगे? असेंडिंग लिम्ब। क्या? असेंडिंग लिम्ब। ये असेंडिंग लिम्ब हो गया और ये डिसेंडिंग लिम्ब हो गया। यही हेनले लूप है, ये डिसेंडिंग लिम्ब और ये असेंडिंग लिम्ब, और फिर ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। कौन? ये वाली जो ये नलिका गई है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, और इसी के थ्रू से फिर यूरिन इकट्ठा होता है कहाँ? पेल्विस रीजन में। ये सारी चीजें यहाँ से फिल्टर होते हुए फिर इसमें जो चीजें एक्सक्रीट आउट होना होता है वो कलेक्टिंग डक्ट में आता है। कलेक्टिंग डक्ट नाम ही है, यानी कि इकट्ठा करने वाली नलिका, और ये कलेक्टिंग डक्ट आके यहाँ पेल्विस रीजन में ओपन होती है किडनी के, और यही कई सारी कलेक्टिंग डक्ट। अब जैसे एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है, यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन है, तो 10 लाख कलेक्टिंग डक्ट यहाँ आकर इकट्ठा होंगी और यहाँ पर रिलीज आउट करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, और ये यूरेटर के थ्रू हमारे कहाँ आ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा में आएगा, और यूरेथ्रल मेटस के थ्रू यानी ओपनिंग के थ्रू यानी जेनाइटल ऑर्गन के थ्रू हमारे एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यही है। आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है। हेयर पिन शेप्ड हेनले लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स व्हिच हैज द डिसेंडिंग एंड द असेंडिंग लिम्ब। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू एज अनदर हाईली coiled ट्यूब्यूल। The ascending limb continue as another highly coiled tubular region called the distal convoluted tubule. The DCT of the many nephron open in a straight tube called collecting duct. ये जो कलेक्टिंग डक्ट है देखिए यहाँ कई सी ब्रांच खुला हुआ है, इसमें कई सारे नेफ्रॉन, एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन आकर इकट्ठा होते हैं। यही बोल रहा है असेंडिंग लिम्ब जाकर आगे जाकर ये डिसेंडिंग लिम्ब आगे जाकर और कॉइल्ड हो जाता है। पीसीटी हुआ, यही पीसीटी आकर यहाँ डिसेंडिंग लिम्ब हुआ, हेनले लिम्ब में कन्वर्ट हुआ, और यही आगे जाकर बहुत ज्यादा घुमावदार हो जा रहा है। वही एनसीईआरटी कह रहा है, जिसे डीसीटी नाम दिया, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और यही डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जाकर किसमें ओपन हुआ? किसमें ओपन हुआ? कलेक्टिंग डक्ट में। और एक कलेक्टिंग डक्ट में कई सारे नेफ्रॉन आकर मिलते हैं, जुड़ते हैं, या ओपन होते हैं, या अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को
रिलीज आउट करते हैं, वही कह रहा है एनसीईआरटी। collecting duct, many of which converge and open into the renal pelvis through the medullary pyramid in the calyces, जो हमने पहले बताया कि यहाँ पाए जाते हैं और पेल्विस रीजन में ओपन होते हैं, मेडुलरी पिरामिड के थ्रू भी आते हैं। तो ये सब कैलिस रीजन में आते हैं और फिर यहाँ से एक्सक्रीट हो जाते हैं, वही एनसीईआरटी यहाँ कह रहा है। The Malpighian corpuscles PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney। वही बोल रहा है कि proximal convoluted और distal convoluted tubule of the nephron are situated in the cortical region of the kidney where the loop of Henle dips into the medulla। ये जो PCT और ये DCT है कहाँ पाया जाता है? कॉर्टिकल रीजन में, ये वाले क्षेत्र में। कहाँ? ये कॉर्टिकल रीजन में, कॉर्टेक्स वाले रीजन में पाया जाता है। और हेनले लूप डीप्स में इंटर होते हैं अंदर मेडुला रीजन में, यानी पीसीटी और डीसीटी कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाएंगे। ग्लोमेरुलाई भी उसी हिसाब से आपका, जिसे हम ग्लोमेरुलस और बोमान कैप्सूल, जिसे हम मैल्पिघियन बॉडी कहते हैं, ये सारे चीजें कहाँ? कॉर्टेक्स रीजन में पाई जाएंगी। जबकि हेनले लूप जो होगा, ये वाला जो वासा रेक्टा के साथ दिखाई जा रही है, ब्लड कैपिलरी जो दिखाई दे रही है ना यहाँ नीचे आकर, ये यू शेप्ड की हो जाएगी। क्या? यू शेप्ड, यू शेप्ड वासा रेक्टा इसका नाम है। क्या? वासा रेक्टा। रोकटा ना समझ लियो, रोटी धरे वाला वासा रेक्टा है ये जो ललका दिखा था डेंजरवा वाला ना भैया, ये कलर वाला, ये का वासा रेक्टा। हाँ, रोटी धरे वाला रोकटा ना समझ लियो, तो वासा रेक्टा है ये। तो ये सारी चीजें पीसीटी डीसीटी कहाँ पाया जाएगा? हमारे कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टिकल बोले तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में। और जब पीसीटी डीसीटी पाया जाएगा तो ग्लोमेरुलस और बोमान कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और बोमान कैप्सूल को क्या कहते हैं? मैल्पिघियन बॉडी, यानी मैल्पिघियन बॉडी ये दोनों, और ये पीसीटी डीसीटी कहाँ पाए जाएंगे? कॉर्टेक्स रीजन में। और हेनले लूप, हेनले लूप बोले तो ये वाला भैया, ये वाला जो हेयरपिन शेप्ड का दिखाई दे रहा है, ये कहाँ पाया जाएगा? मेडुला रीजन में। तो ये डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब कहाँ होंगे तब? मेडुला रीजन में। डीप इनटू द मेडुला, डिप्स डीप इनटू द मेडुला, यानी इसमें धंसे हुए होंगे, घुसे हुए होंगे। अब समझ में आया? इन मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट। बहुत सारे नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है। बहुत सारे नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले, ये लूप है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये देखिए लंबा सा दिखाई दे रहा है। बहुत सारे नेफ्रॉन में इनकी जो साइज होती है, इनका जो आकार होता है बहुत छोटा होता है लूप ऑफ हेनले का, और किसी किसी में बड़ा भी होता है। वही बोल रहा है टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। जब ये बहुत छोटा रहेगा तो मेडुला में बहुत कम दूरी तक का ही रहेगा। ये लूप ऑफ हेनले जब साइज ही छोटा रहेगा, अधिकतर नेफ्रॉन की साइज जो लूप ऑफ हेनले की छोटी होती है, तो ये मेडुला में बहुत कम एक्सटेंड होते हैं, बहुत कम धसे हुए होते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। और इन सम ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग एंड रन डीप इनटू द मेडुला। और बहुत कम नेफ्रॉन में ये लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा होता है, तो ये मेडुला के क्षेत्र में, मेडुला रीजन में अधिक अंदर तक धसा हुआ होता है, घुसा हुआ होता है। इस तरीके से यही एनसीईआरटी आपको बता रहा है। दीज नेफ्रॉन कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन जो मेडुला रीजन में धंसे हुए होते हैं या घुसे हुए होते हैं या युक्पाए होते हैं या जबरदस्ती घर जमा के बैठे होते हैं, इन नेफ्रॉन को जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं बाबू भैया। This nephron is known as the juxtamedullary nephron. Did you understand what I am saying? These efferent arteriole emerging from the these efferent arteriole, ये सारी efferent arteriole, ये जो efferent है जो ले जा रहे हैं ब्लड को, कहाँ से? ग्लोमेरुलस से ब्लड को ले। These efferent arterioles, ये efferent arterioles emerging from the glomerulus form a fine capillary network around the renal tubules called the peritubular capillary। ये जो ब्लड देखिए इफरेंट आर्टरियोल है, एक फाइन नेटवर्क बना रही है। देखिए
पतली सी छोटी सी नेटवर्क बनाते आ रही, किस पे, ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल्स के उस पे, रीनल ट्यूब्यूल्स के उस पे, रीनल ट्यूब्यूल्स, यही ट्यूब्यूल्स को रीनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इसके देखिए चारों तरफ ऐसे उसको पूरा घेर लिए है ना, उलझा के। तो ये इफरेंट आर्टरियोल्स के बारे में बता रहा है कि ये निकलेंगी ग्लोमेरुलस से ब्लड को लेते हुए, और एक नेटवर्क यानी जाली बना ली है, उसको घेर लिए हैं, किसको, ये ग्लोमेरुलस को, किसको, रीनल ट्यूब्यूल जिसको हम कहते हैं। रीनल ट्यूब्यूल को नाम पड़ा, किडनी वाले ट्यूब्यूल्स को रीनल ट्यूब्यूल नाम दिया जाता है। ये ट्यूब्यूल्स तो ही हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ट्यूब्यूल्स ही तो कहा जाएगा। इनके चारों तरफ, अब ट्यूब्यूल्स क्यों हैं, बहुत छोटी इनकी आकार होती है, बहुत छोटी साइज। हमने क्यों कहा ना कि आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, क्योंकि एक किडनी की साइज 10 से 12 सेंटीमीटर है और उसमें 10 लाख तक की इनकी संख्या है। अब 10 लाख तक की तो संख्या है और उनमें भी इतने सारे स्ट्रक्चर हैं, बोमान कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, हेनले लूप है, कलेक्टिंग डक्ट है, डीसीटी है, पीसीटी है, वासा रेक्टा है, दुनिया भर का फलाना धमाका सब उसी में है। तो क्या करी भैया, कचाए गए इतना कुल देख देख कर? नहीं दोस्तों, ये सारी चीजें आपकी ऊपर वाले की कृपा की वजह से है। हाँ, नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, जिसे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं। ये जो ऐसा लटक के आया हुआ है, जिसे हम बाद में वासा रेक्टा का नाम दिए है ना, यू शेप्ड का है, तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज इसको कहा जाता है। ए माइन्यूट वेजल्स ऑफ द नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द हेनले लूप्स फॉर्मिंग ए यू शेप्ड वासा रेक्टा। अब देखिए माइन्यूट वेजल्स है, यानी पतली सी छोटी सी वेजल्स है, हेनले लूप के पैरेलल रन कर रही है। यहाँ एनसीईआरटी में कह रहा है पैरेलल मतलब साथ साथ चलना। अब उससे भी अगर आप नहीं समझ पाए पैरेलल क्या है, तब यूं कह लें कि आपने ट्रेन की पटरियां देखी हैं, तो दोनों पटरी साथ साथ चलती हैं, एक पटरी के बाजू में दूसरी पटरी हमेशा साथ में रहती है, पैरेलल रहती है। और पैरेलल का एक और मकसद है कि दोनों के बीच में समान गैप होगा। देखिए यहाँ तो यही है। अच्छा, एक चीज हमने यहाँ नहीं बताया आपको, ये जो किडनी की बाहरी परत रहती है, देखिए यहाँ पर, इसको रीनल कैप्सूल कहते हैं, जो किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एक पतली सी झिल्ली होती है किडनी के ऊपर, या यूं कहें कि किडनी के ऊपर एक पतली सी लेयर की परत होती है, जिसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं, जो हम बताना भूल गए थे। एक अति क्षमा चाहिए था भैया। हाँ, अब आइए एनसीईआरटी में, A minute vessels of the network runs parallel to the Henle loop forming U-shaped vasa recta. Vasa recta is absent or highly reduced in the cortical nephron. अब क्या समझे, ये जो कैपिलरी ब्लड की कैपिलरी आई है, ये एब्सेंट होती है। कहाँ एब्सेंट होती है, किसमें एब्सेंट होती है और क्यों एब्सेंट होती है, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए। दोस्तों सॉरी, ये देखिए हमने जैसे बताया कि बहुत सारे नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले बहुत शॉर्ट होता है। जब बहुत शॉर्ट होता है तो ये मेडुला में बहुत कम ही धंसा हुआ होता है, और बहुत कम नेफ्रॉन में ये हेनले लूप बहुत लंबा होता है। अब जब बहुत लंबा होगा तो ये मेडुला में ज्यादा अंदर तक धंसा हुआ होगा, तो उसे हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ही ये वासा रेक्टा नहीं पाया जाता। ये कैपिलरी जो होती है हेनले लूप के साथ जो पैरेलल रन कर रही है, वो नहीं होती है। वही एनसीईआरटी आपको कहना चाह रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो और आपको लगा हुआ हो कि हमने अच्छे तरीके से आपको समझाया है, या और कुछ सुधार करने की जरूरत हो, तो आप हमें प्लीज कमेंट कर जरूर बताएं। हम आपके लिए उसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आपको पसंद आया हो हमारा चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, कंजूस ना बने। हाँ, जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और ये हम मजाक के लिए कह रहे थे, हालांकि अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आएगा तभी सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा ना सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों, सी यू अगेन। फिर मिलेंगे इसी तरीके से अगले वीडियो में दोस्तों।